मौखिक और लिखित भाषा। सामान्य भाषा में अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। मौखिक रूप मानव को सहज रूप में ही प्राप्त होता है, जबकि लिखित रूप में सीखने में विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम में भी पहले आता है और लिखित रूप में बाद में। लेखन क्रिया केवल एक युक्ति है जिससे भाषा का उच्चारित या मौखिक रूप दृश्य संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार लेखन दिखाई पड़ने वाले प्रतीक चिन्हों द्वारा भाषा को लिपिबद्ध करने का एक साधन मात्र है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए इन चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इन लिपि चिन्हों को ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। जब हम कहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका मतलब होता है कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, अर्थात वह साक्षर नहीं है। उसे बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं। भाषा के मौखिक रूप को ही निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है और यही लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और मानक रूप में प्रदान करता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का विलुप्त साहित्य हम हिंदी भाषाओं को देवनागरी लिपि में माध्यम से आज प्राप्त हैं। समाज में एक दूसरे को ही जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही वह ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं। जिस प्रकार से मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार भाषाओं का भी परिवार होता है। किसी एक भाषा परिवार की भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। समय के साथ साथ एक भाषा बोलने वाली कई जातियां विश्व के अलग अलग क्षेत्रों या देश में जाकर बसती चली गई है, जिससे उनकी भाषाओं में कहीं कम कहीं ज़्यादा परिवर्तन आता चला गया और इतिहास के क्रम में कई नई भाषाएं बनती चली गई। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश या मूल भाषा से निकलकर विकसित हुई या फैली है, एक भाषा परिवार का निर्माण करती है। फिर उनके भी उपपरिवार बनते चले जाते हैं। हिंदी तथा उच्चारण की अधिकांश भाषाएं बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि आर्य परिवार की भाषाएं मानी जाती है, जिनका मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत स्वयं जिस मूल भाषा से विकसित हुई, उसी से ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं भी निकली है, जिनकी आज अंग्रेजी, जर्मन आदि अनेक वंशज भाषाएं हैं। इस समस्त परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती है, आर्य भाषाएं कही जाती है। भारत में एक दूसरे भाषा परिवार द्रविड़ काल है, जिसकी मुख्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और केनई। विश्व में इन भारत यूरोपीय और द्रविड़ भाषा कुलों के अतिरिक्त अनेक भाषा परिवार है। भारतीय आर्य भाषा परिवार भारत यूरोपीय भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका प्राचीनतम रूप हमें वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। वैदिक संस्कृति से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं
तक आने में इसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा। पहला है वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली और प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाएं आर्य भाषाएं। इससे स्पष्ट होगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अप अपभ्रंश से हुआ, जिसका प्रचलन एवं उपयोग 500 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ करता था। देश में उस समय अपभ्रंश के कई रूप प्रचलित थे, जैसे सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। इन्हीं से विभिन्न भारतीय भाषाओं की धारा निकलती है। अपभ्रंश स्वयं पाली प्राकृति से विकसित है और पाली प्राकृति संस्कृत से। आर्य परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया और असमिया। संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं में न केवल संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बल्कि व्याकरण के कई इनमें समान या लगभग समान हैं। यही कारण है कि भारतीय आर्य परिवार की इन भाषाओं को परस्पर समझने या सीखने में कठिनाई नहीं होती। किसी भी भाषा पर केवल अपने परिवार की अन्य भाषाओं का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पड़ोसी भाषाओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, चाहिए वे भाषाएं अन्य भाषा परिवार की हो। भारत के दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिनके साथ शब्दियों से आर्य भाषाओं का संपर्क रहा है। फलस्वरूप दोनों परिवारों की भाषाओं के बीच न केवल संस्कृति की समान धारा बहती है, बल्कि ध्वनि, शब्द तथा व्याकरण के स्तर पर भी परस्पर आदान-प्रदान का अद्भुत दृष्टांत मिलता है। संस्कृत भाषा के तत्व इन सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली दो प्रमुख भाषाएं थीं, अरबी और फारसी, जिन्होंने विशेषतः उर्दू के माध्यम से हिंदी के शब्द भंडार को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी प्रकार हिंदी के शब्द भंडार तथा वाक्य रचना की गहराई से प्रभावित होने वाली दूसरी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी का प्रभाव मुख्यतः ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा परंपरा। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, वह खड़ी बोली का ही साहित्य भाषा रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी से मिलता है, लेकिन 13वीं-14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली हिंदी में कविता पहली मुकरिया रची। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसे एक न गिरे। उत्तर भारत की खेड़ी बोली को मुसलमान दक्षिण ले गया, जहाँ दक्कनी हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। अरबी फारसी में लिखी इस भाषा को दक्कनी उर्दू नाम मिला। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा के रूप में ही व्यापक रूप से प्रयुक्त होती रही, साहित्य भाषा के रूप में नहीं। इसका कारण यह था कि उस युग में ब्रज भाषा और अवधी काव्य की भाषाएं थीं।
ब्रज भाषा को सूरदास ने, अवधी को तुलसीदास ने और मैथिली को विद्यापति ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। उधर उधरे राज दरबार में फारसी राजकाज की भाषा थी, अतः खड़ी बोली इन भाषाओं में उपेक्षित सी रही, लेकिन समस्त उत्तर भारत में जनसंपर्क की यही एकमात्र सशक्त भाषा थी। जनसंपर्क की भाषा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ और इसे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो खड़ी बोली, जो जनसंपर्क की भाषा के रूप में सबसे अधिक व्यापक थी, सहज रूप से सर्वग्राह्य भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। नए ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए गद्य की आवश्यकता थी और बोलचाल की भाषा की आवश्यकता थी, किंतु परंपरागत रूप से ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों का पद्य काव्य और साहित्य की भाषाएं थी। जनसंपर्क की भाषा के रूप में पहले से ही प्रचलित खड़ी बोली का चयन ज्ञान विज्ञान के गद्य साहित्य के लिए सहज था। मुद्रण का आविष्कार, अंग्रेजी गद्य साहित्य का भारत में प्रसार, राजनीतिक चेतना का उदय, पत्र पत्रिकाओं का प्रसार, लोकतंत्र की ओर सामूहिक रुझान, सामान्य जन तक संदेश पहुंचाने का आग्रह, शिक्षा का प्रसार आदि कई ऐसे अन्य कारण रहे, जिन्होंने मिलकर खड़ी बोली से विकसित हिंदी को न केवल उत्तर भारत के बहुप्रयुक्त भाषा के रूप में बल्कि समस्त देश की जनसंपर्क की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस बीच हिंदी गद्य को निखारने तथा इसे परिनिष्ठित रूप से देने में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद, द्रविड़वेदी, प्रेमचंद और अनेक विद्वानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जन समुदाय का संबोधित करने के लिए गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती तथा सुभाष चंद्र बोस आदि असंख्य नेताओं ने इसी हिंदी या हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। सन 1949 में संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होकर इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आकार प्राप्त कर लिया। राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी इन राज्यों की भी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित दिल्ली, अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने द्रविड़ भाषा के रूप में इसे मान्यता दी। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में इसके अध्ययन तथा प्रसार की व्यवस्था है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, माध्यम तथा तकनीकी कार्यों का भाषा में भी विकसित हो रही है।